Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the cerebrum. Cerebrum is also known as the telencephalon biologically. बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसे हम टीलेंसेफेलोन के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन का इन टर्म्स ऑफ वेट यदि हम बात करते हैं तो यह 80 से लेकर 85% जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम से ही बना होता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि एनिमल किंगडम में मेन सबसे ज्यादा डेवलप क्यों है, मेन के ब्रेन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हाईली डेवलप है, क्या उसका ब्रेन सबसे बड़ा है? तो इट इज नॉट करेक्ट आंसर। ब्रेन हमारा बहुत बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ब्रेन तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको एलिफेंट का देखने को मिलेगा। तो फिर हमारे ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा डेवलप हैं? तो हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला जो पोर्शन होता है ये सबसे ज्यादा डेवलप होता है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। ह्यूमन में सबसे ज्यादा डेवलप यदि कुछ ब्रेन का कोई पोर्शन है तो वो क्या है? सेरिब्रम वाला पोर्शन है। इट बिकम क्लियर। तो इन ह्यूमन बीइंग इट इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अब इस पूरे के पूरे जो है इस ब्रेन को यदि हम ऊपर से देखते हैं तो देखें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यदि हम ऊपर से देखते हैं, इसको फ्रंट से देखते हैं, मतलब यहां से यदि हम ब्रेन को देखें ऊपर से, हम स्कल को रिमूव कर दें, मेनिंजेस को भी हटा दें और फिर उसके बाद यदि हम ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन आपको देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपको कुछ इस तरह से ब्रेन दिखाई देगा। तो ब्रेन कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। मतलब आप क्या देख रहे हो? हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो सेरिब्रम वाला पोर्शन है ये ऊपर से दिख रहा है और क्या देख रहे हो आप यहाँ पर कि सेंटर में एक फिशर है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल फिशर के नाम से जानते हैं। इस फिशर को किस नाम से जाना जाता है? लॉन्जिट्यूडनल फिशर के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल फिशर क्या करता है कि हमारे सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सेरिब्रम क्या है कि पूरे के पूरे ब्रेन के ऊपर एक कवर्ड किया हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे इसका पूरा का पूरा, इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है वो एक तरह से कॉलीफ्लावर जैसा दिखाई देता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्रेन के बाकी के जितने भी पोर्शंस हैं उन सबको किसने कवर कर रखा है? सेरिब्रम ने कवर कर रखा है। तो यह एक तरह से थोड़ा थोड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है और पूरे के पूरे ब्रेन को कवर किए हुए हैं। और मीडियन फिशर ने क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक तो इस साइड का सेरिब्रम हो गया, दूसरा उस साइड का सेरिब्रम हो गया। मतलब कि हम सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं? तो जो स्टूडेंट्स राइट साइड का होगा उसे हम बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट साइड का होगा उसे हम बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हमारा सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलेगी। सपोज दैट ये ह्यूमन बीइंग है। सपोज दैट ये कोई ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या देखते हैं? तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं? हमें देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो राइट साइड का पोर्शन है, हमारी बॉडी का जो राइट साइड का पोर्शन है इसे कंट्रोल, जैसे कि मान लो ये राइट साइड है हमारी बॉडी, तो इस राइट साइड के पोर्शन को कंट्रोल कौन करता है?
लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर करता है, उसी तरह से ये हमारी बॉडी का, जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड है, तो इस लेफ्ट साइड के बॉडी पोर्शन को कौन कंट्रोल करेगा? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। ठीक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इक्वल इफिशियंसी के नहीं होते हैं, किसी किसी में राइट ज्यादा प्रोडोमिनेंट होता है, किसी किसी में लेफ्ट ज्यादा प्रोडोमिनेंट होता है। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा प्रोडोमिनेंट है, तो पर्सन मेनली राइट हैंडेड होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि किसी पर्सन की बॉडी में राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रोडोमिनेंट है, तो मेनली जो है लेफ्ट हैंडेड देखने को मिलेगा। तो समझ में आया? तो हम किन्हें क्या देखा? हमने ये देखा कि सेरिब्रम जो होता है उसे लॉन्जिट्यूडनल फिशर जो होता है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इट बिकम क्लियर? बॉडी के राइट साइड पर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है और बॉडी के लेफ्ट साइड पर राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हमने क्या देखेंगे कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड प्रोडोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और हम क्या देखते हैं कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये कौन से पोर्शन के ऊपर कंट्रोल करता है? लेफ्ट बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, और हम क्या देखेंगे इसके अलावा कि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? राइट बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद यदि हम सेरिब्रम को कट करके देखते हैं, तो देखिए यदि हम सेरिब्रम को कट करके देखते हैं तो क्या दिखाई देगा? हम देखते हैं कि इसका जो आउटर रीजन है, सेरिब्रम का जो आउटर रीजन है, ये आपको किस कलर का दिखाई देगा? ग्रे कलर का दिखाई देगा। ये किस कलर का दिखाई देगा आपको? ग्रे कलर का दिखाई देगा। और इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रे कलर का है, मतलब किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्रे मैटर से। नॉट ओनली सेरिब्रम, जबकि हम पूरे के पूरे ब्रेन को देखें तो क्या दिखाई देगा आपको कि आउटर पोर्शन जो होता है वो ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर में क्या क्या आता है? ग्रे मैटर में मैंने आपको बताया था कि ग्रे मैटर के अंदर आता है हमारा साइटोन्स, डेंड्रॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ब्रेन का या सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन है ग्रे कलर का है, किससे बना है? ग्रे मैटर से बना है। और ये इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएंगे हमारे साइटोन प्लस डेंड्रॉन्स, और क्या आएंगे इसमें? इसमें आपको देखने को मिलेंगे नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें देखने को मिलेगा साइटोन, डेंड्रॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ग्रे कलर का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, सेरिब्रम का जो ग्रे कलर का पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ग्रे कलर का जो पोर्शन है जो कि सेरिब्रम का आउटर कवरिंग बना रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
तो आप इस तरह से इमेजिनेट कर सकते हो कि हमारा जो सेरिब्रम है ना, या हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन है, आउटर साइड से ग्रे है, अंदर से व्हाइट कलर का है। मतलब एक तरह से चोकोबार जैसा है। चोकोबार को देखा है आपने, व्हाइट कलर आउटर साइड से वो ग्रे कलर का है, चॉकलेटी कलर का होता है, अंदर से कैसा होता है, वो व्हाइट कलर का निकलता है ना। ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, आउटर साइड से ग्रे है, तो ग्रे मैटर का बना है, अंदर व्हाइट है, मतलब वो व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ठीक है, ग्रे मैटर में क्या क्या आता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। तो आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इट मेड बाय द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मीन्स साइटॉन, डेंड्रॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। इट बिकम क्लियर? एंड इनर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम मेड बाय द व्हाइट मैटर। अब हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि ये तो हमने आउटर पोर्शन देखा। अब इनर पोर्शन को लेके बात करें तो सेरिब्रम का जो इनर पोर्शन होता है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो सेरिब्रम को यदि प्लॉट करके देखते हैं तो ये सेरिब्रम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो आउटर साइड में क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर क्या है, सेरिब्रल मेडुला। तो सेरिब्रल मेडुला जो है इट मेड बाय व्हाइट मैटर। ये किससे बना होता है, व्हाइट मैटर से बना होता है। और व्हाइट मैटर मतलब कि हमारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स इसमें आते हैं। व्हाइट मैटर में क्या आते हैं, हमारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है अंदर वाला सेरिब्रम का पोर्शन बना होता है। अब हमारा जो सेरिब्रम है ये कोई एकदम सॉलिड नहीं है। हमारे सेरिब्रम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आपको इस तरह की वेंट्रिकल्स दिखाई देगी। तो सेरिब्रम अंदर से कैसा है, हॉलो है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेंट्रिकल है। तो कौन सी वेंट्रिकल, उसे हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। राइट साइड में फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल होगी और लेफ्ट साइड में जो है हमें सेकंड लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेन के अंदर की कैविटीज है। इनको हमने क्या बोला, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है इसके अंदर, सीएसएफ भरा हुआ रहता है। तो ये हमने देख लिया, क्लियर हो गया। ऊपर का पोर्शन तो हमने कल ही देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे जो सेरिब्रम है उसके ऊपर फोल्डिंग्स होती है ढेर सारी, और इस फोल्डिंग में जो एलिवेटेड पोर्शन होता है उसे हम जायराई के नाम से जानते हैं, और डिप्रेस्ड पोर्शन होता है उसे हम सल्काई के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर कैसा है वो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि हमारा सेरिब्रम जो होता है ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है। मतलब आप क्या देखेंगे सेरिब्रम के ऊपर, सेरिब्रम के ऊपर आप देखेंगे कि हमारा जो सेरिब्रम है इस पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं। मतलब आपको इलिवेशन और डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। इलिवेशन को हमने बोला था, इलिवेशन को हमने क्या बोला था, जायराई, इसे इस तरह से बोलते हैं। और जो डिप्रेशन थे इसे हमने बोला था सल्काई। तो जो इलिवेशन थे उसे हमने क्या बोला था, जायराई, और जो डिप्रेशन थे उसे हमने सल्काई। अब इनके प्रेजेंस होने से क्या होता है, आपने जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में आपने एसी करंट पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एसी करंट फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द वायर।
तो वायर का सरफेस जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना एसी करंट का फ्लो ज्यादा होगा। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो एसी करंट के जो वायर्स होते हैं उसमें सिंगल वायर का यूज न करते हुए हम बंचेस ऑफ स्मॉल वायर्स यूज करते हैं। अब बंच ऑफ स्मॉल वायर से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा होगा। यही होगा ना वहां पर। यहां पर भी क्या है कि जो एनालिसिस होता है, मेमोरी जो डेवलप होती है हमारे ब्रेन में, अलग अलग टाइप की जो इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग होता है ब्रेन में, वो बेसिकली सरफेस पे होता है सेरिब्रम के। तो अब हाईली डेवलप ब्रेन है तो ब्रेन का सेरिब्रम में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है। तो एनिमल किंगडम में इतना ज्यादा सल्काई जायराई कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको ह्यूमन ब्रेन में देखने को मिल रहा है। मतलब एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया सेरिब्रम का ह्यूमन में देखने को मिलता है और एनिमल में इतना ज्यादा सरफेस एरिया देखने को नहीं मिलता है। ये क्लियर हो गया ना? आपको समझ में आ गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो ब्रेन है उसमें जो सेरिब्रम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक, देखिए आपको रेड कलर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा यहां पर। तो रेड कलर के एक स्ट्रक्चर से ये आपको दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक न्यूरॉन्स के बैंड से अटैच होते हैं। और ये न्यूरॉन का ये जो बैंड होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैंड आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। कॉर्पस कैलोसम। The corpus callosum is the largest commissure of सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा कमीसर होता है। ठीक है, इट मेड बाय माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये मेनली किसका बना होता है स्टूडेंट्स? ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स का बना होता है। ये कैसा होता है? इट इज थिक ट्रांसवर्स बैंड। तो यह एक थिक ट्रांसवर्स बैंड है। देखो, ये मान लीजिए यहां पे ये बैंड है, ये हमारे जो हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन की जो पासिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? इस कॉर्पस कैलोसम के थ्रू होती है। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम जो है इसके थ्रू इंफॉर्मेशन की पासिंग होती है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। तो इसके थ्रू ज्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ना, इंफॉर्मेशन तेजी से जानी चाहिए ना। तो ये माइलिनेटेड नर्व के थ्रू पॉसिबल है कि नॉन माइलिनेटेड नर्व के थ्रू पॉसिबल है? ये केवल माइलिनेटेड नर्व के थ्रू पॉसिबल होता है ना। तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स का बना हुआ एक थिक ट्रांसवर्स बैंड होता है जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्टेड करता है।
ठीक है ना। तो ये कनेक्ट द राइट cerebral hemisphere to left cerebral hemisphere। ये क्या करता है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको, तो ये कनेक्ट द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद देखिए, अब आप देखिए कि ये हमारा सेरिब्रम ब्रेन को चारों तरफ से कवर किए हुए है, अदर पार्ट को, और इसके ऊपर क्या है, स्कल्स। तो क्या होता है कि यह भी सेरिब्रम भी जो है, ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो कुछ लॉब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है। तो ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू द 4 लॉब्स। Division of cerebral hemisphere. So now we discuss about cerebral division of cerebral hemisphere. So you must remember each and every cerebral hemisphere divided into 4 lobes। ये कितने लॉब्स में डिवाइडेड होते हैं, 4 लॉब्स में डिवाइडेड होते हैं। अब ये डिवीजन कैसे, इनके जो सामने जो बोन्स हैं, बोन्स के बेस पर इनके लॉब्स का नाम रखा जाता है। तो आप देखिए, यह एक मेजर सर्कस है जो यहां पे आया है, और इस सर्कस को हम बोलते हैं सेंट्रल सर्कस। क्या बोलेंगे इसको हम, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल सर्कस के नाम से जानेंगे। तो देखिए, एक ये प्रोडोमिनेंट सर्कस यहां पे आया है, और इस सर्कस को हम सेंट्रल सर्कस के नाम से, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एक मेजर सर्कस आया है, इसे हमने क्या बोला, सेंट्रल सर्कस। और इसके सामने यहां पर कौन सा पोर्शन लगाएगा, फ्रंट पोर्शन आएगा ना। तो सामने वाला जो रीजन होगा ये वाला, इसे हम बोलेंगे फ्रंटल लोब। इधर कौन सा लोब हो गया, फ्रंटल लोब। फ्रंट मतलब सामने वाला ना। यहां पे बोन कौन सा होगा, फ्रंटल बोन होगा ना। तो ये इधर जो ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, फ्रंटल। फ्रंटल लोब। अब उसके बाद ये यहां पे जो बोन है, ये कौन सी है, इधर कौन सी, पैराइटल बोन है ना। पैराइटल बोन के नीचे जो सेरिब्रल का पोर्शन है वो कौन सा है, पैराइटल लोब। इधर वाला बोन कौन सा है, ये वाला बोन है हमारा कौन सा, ऑसिपिटल बोन।
तो जो सेरिब्रम का पोर्शन इधर आएगा उसे हम कौन सा पोर्शन बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। उसे हम कौन सा लोब बोलेंगे? ऑसिपिटल लोब के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक इधर भी एक बोन होता है ना, कौन सा बोन होता है इधर? इधर टेम्पोरल होता है ना, तो इधर भी टेम्पोरल होता है। तो टेम्पोरल के नीचे जो ऑसिपिटल का पोर्शन आएगा उसे हम बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेम्पोरल ना, तो टेम्पोरल के नीचे जो पोर्शन आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? टेम्पोरल लोब। तो देखिए, यू मस्ट रिमेंबर कि ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू द 4 लोब। देखो, एक्चुअली डिवाइडेशन 5 लोब में होता है, पर वो हम कब डिस्कस करेंगे? जब एमबीबीएस में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस समय पढ़ेंगे हम कि हमारा ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू द 5 लोब। बट अभी हमारा जो लेवल है, इस लेवल पे 4 लोब में पढ़ना सफिशिएंट है। ठीक है, तो 4 लोब में हमारा ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड होता है। ठीक है, अभी डिवीजन किसकी वजह से हो रहा है? करस्पॉन्ड बॉन्स की वजह से हो रहा है। और इसपे जो मेजर सल्कस, जो गहरी गहरी खांच या जो सल्कस प्रेजेंट है, उनकी वजह से ये हो रहा है। तो देखो, यहां पर एक सेंट्रल सर्कस है, इसके इधर वाला पोर्शन कौन सा हो गया? फ्रंटल हो गया। इधर वाला पोर्शन कौन सा हो गया? पैराइटल हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर एक सर्कस है, ये वाला जो सर्कस है इसे हम क्या बोलते हैं? पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। तो इसके इधर वाला जो पोर्शन हो जाएगा सेरिब्रम का, वो कौन सा हो जाएगा? ऑसिपिटल। कौन सा हो जाएगा वो वाला पोर्शन? ऑसिपिटल। उसी तरह से एक सर्कस ये भी है, ये जो सर्कस है, इस सर्कस को हम बोलते हैं, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला सर्कस, इसे हम बोलते हैं लेटरल सर्कस। और लेटरल सर्कस के इस साइड में जो ब्रेन का पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल लोब। तो आप जरा देखो कितने लोब दिख रहे हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, इधर का सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो या इधर का सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो, उसमें आपको 4 लोब देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? फ्रंटल, इधर पैराइटल, इधर टेम्पोरल, इधर ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। इस तरह से कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। क्लियर? अब हम ईच एंड एवरी लोब को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, ये समझ में आया आपको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। Hello students, now we discuss about that functional area of the cerebrum. We know that in previous lecture we divided the cerebrum into the 4 lobes. Each and every cerebral hemisphere divided into the 4 lobes. These lobes are frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and the temporal lobe. अब इस डिफरेंट लॉब्स के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट एरियाज होते हैं, और ये एरिया हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेरिब्रम हमारा ब्रेन का हाईएस्ट रेगुलेटिंग सेंटर होता है, जो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब इसमें बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के एरिया होते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम। तो फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम में हम डिफरेंट लॉब्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
functional area of frontal lobe. Now we discuss about that functional area of frontal lobe. और फ्रंटल लोब कहाँ होता है? देखिए ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में मेजर जो सल्कस है, जो डीप ऐसे सल्कस अंदर तक आते हैं, उनको हम मेजर सल्कस के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मेजर सर्कस है, इसका नाम है सेंट्रल सर्कस। और ये सर्कस क्या कर रहा है? फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पैराइटो ओसिपिटल एक सर्कस है, और ये सर्कस क्या कर रहा है? पैराइटल लोब को ओसिपिटल लोब से सेपरेट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे लेटरल सर्कस है, जो कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को, टेम्पोरल लोब को अलग कर रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा फ्रंटल रीजन है। तो फ्रंटल रीजन हाईली डेवलप होता है। सबसे डेवलप कौन सा होता है? हमारा फ्रंटल लोब होता है। तो फ्रंटल लोब आपको राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट से दोनों में देखने को मिलेंगे, चारों लोब, पांचों लोब आपको। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से जनरल, कौन कौन से एरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है। फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एरिया मतलब कि बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करने वाले रीजन्स। ठीक है, या फिर एरिया, वो कौन कौन से हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहला है जनरल मोटर एरिया। तो फर्स्ट एरिया इज दैट जनरल मोटर एरिया। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरल मोटर एरिया? ये जो जनरल मोटर एरिया होता है, इट इज सुप्रीम सेंटर ऑफ द ऑल वॉलेंटरी एक्टिविटी। सुप्रीम सेंटर ऑफ ऑल वॉलेंटरी हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलेंटरी एक्टिविटी हो रही है, तो उन सभी वॉलेंटरी एक्टिविटी का जो सेंटर कौन सा है? हमारा ये जनरल मोटर एरिया है। ठीक है। जो वॉलेंटरी हमारा सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, उसमें जो मोटर नर्व कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं हमारी स्केलेटल मसल्स को। तो उनके ऊपर जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन सा है? हमारा जनरल मोटर एरिया। ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको एक एरिया और देखने को मिलेगा। इस एरिया को हम बोलेंगे प्री मोटर एरिया। It is supreme center of all involuntary एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, उनका जो सबसे सुप्रीम एरिया होता है ब्रेन के अंदर, वो कौन सा होता है? प्री मोटर एरिया होता है, जो कि आपको फ्रंटल लोब के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक एरिया और भी देखने को मिलता है, जिसे हम ब्रोकास एरिया के नाम से जानते हैं। इसे हम मोटर स्पीच एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रोकास एरिया या फिर मोटर स्पीच एरिया क्या होता है? तो इट इज कंट्रोल द स्पीच। मतलब हमारे ब्रेन में जो भी थॉट है, वो हम जब दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, किसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। लैंग्वेज को बोलना पड़ता है,
लैंग्वेज को बोलने के लिए आप देखिए टंग में मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। हमारे माउथ एपरेटस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट होना जरूरी है। जब तक ये मूवमेंट नहीं होगी तो प्रॉपर एक बर्ड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो बॉडी के ये टंग, माउथ के डिफरेंट डिफरेंट एपरेटस के पार्ट, इनको एक कोऑर्डिनेशन वे में वर्क करना जरूरी होता है। तो अब हमारे जो थॉट है, जब उनका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीच होता है, तो ये पूरा का पूरा माउथ एपरेटस किस तरह से वर्क करेगा तब ये प्रॉपर तरीके से स्पीच प्रोड्यूस हो। ये किसके थ्रू होता है? ब्रोकास एरिया के थ्रू होता है या मोटर स्पीच एरिया के थ्रू होता है। वही टंग को, माउथ एपरेटस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, जैसे कि लोअर जॉ हो गया, हमारा लिप्स हो गए, ठीक है, तो इन सबको कमांड देने का काम करता है ताकि प्रॉपर वर्ड्स प्रोड्यूस हो सकें, ठीक है ना। तो ये काम किसका है? ये काम है हमारे मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकास एरिया का। यदि ये एरिया खराब हो गया तो क्या होगा? खराब हो गया तो हम कई बार ढंग से वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे। कई बार आपने देखा ना, किसी को बहुत सीवियर इंजरी होती है सिर में, तो कई बार उसकी बोलने की इफिशियंसी डिस्टर्ब हो जाती है। या कई बार आपने कुछ मेंटली रिटार्डेड लोगों को देखा होगा ना, वो ढंग से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करना चाहते, दिमाग सही है उनका और ढंग से बोल नहीं पाते वो, ठीक है ना। किसकी वजह से? मोटर एरिया में, इस स्पीच मोटर एरिया में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उससे इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक एरिया यहाँ पे और देखने को मिलता है जिसे कि हम एसोसिएशन एरिया के नाम से जानते हैं। Or what is the association area? It is largest functional area of the frontal lobe. तो ये हमारे फ्रंटल लोब का सबसे बड़ा एरिया होता है। अब देखिए ये एरिया काम क्या करता है? एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया बेसिकली कंसर्न विद द इंटेलिजेंस। देखो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस ह्यूमन के पास है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप है, ठीक है ना। सभी लोगों का इंटेलिजेंस एक जैसा नहीं होता है, तो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? एसोसिएशन एरिया करता है। हमारी मेमोरी के ऊपर भी कंट्रोल करने का जो काम करता है वो यह एसोसिएशन एरिया ही करता है। कॉन्सियसनेस, यू नो दैट कॉन्सियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। हमारी बॉडी में जो कॉन्सियसनेस को कंट्रोल करने का काम भी यही एरिया करता है। दिस एरिया एसोसिएटेड विद द जजमेंट। हम अलग अलग टाइप के जजमेंट लेते हैं तो उससे भी ये एरिया हमारा एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब ये एरिया हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी से कंसर्न है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, रीजनिंग का एक प्रॉब्लम कई बच्चों को हमने दिया तो कुछ बच्चे ब्रिलियंट होंगे तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कुछ बच्चे उसे काफी लेट सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एरिया है हमारा वो एरिया यही है। दिस इज एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई बात हम बोलते हैं तो कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे देर से समझ पाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जो कंसर्न हमारा एरिया है ब्रेन का वो यही है। दिस एरिया एसोसिएटेड विद द नॉलेज, प्लानिंग एंड पर्सनैलिटी। ये एरिया हमारे पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर जो होता है उससे ये एरिया एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी किसकी वजह से होती हैं? ऑल दीज एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द एसोसिएशन एरिया। इट बिकम क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया एसोसिएशन एरिया क्या होता है। तो फ्रंटल लोब में इतने एरिया इनफ हैं। अब इसके बाद के लेक्चर में रिमेनिंग एरिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम पूरे के पूरे 4 ब्रेन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।